नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 8वीं की जो बोर्ड परीक्षा होने वाली है उसके लिए वार्षिक परीक्षा हेतु आईएमपी प्रश्न, जिनमें से ये अति लघुत्तरीय प्रश्न जो कि दो दो अंक के पूछे जाते हैं, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का पूछा जाना है। ऐसे अति लघुत्तरीय प्रश्न 6 प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने पूछे जाते हैं? 6 प्रश्न। मैं आपको ये जो है 30 प्रश्न लेकर के आया हूँ। इन सभी 30 प्रश्नों को यदि आप अच्छे तरीके से समझ लेते हैं और इनको हल कर लेते हैं तो आपको निश्चित ही परीक्षा में ये सभी प्रश्न 2-2 अंक के जो पूछे जाएंगे वह सभी प्रश्न आपसे बन जाएंगे। तो इन प्रश्नों को जरूर आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। पहले मैं आपको ये प्रश्न दिखा रहा हूँ, इन सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा। इसके बाद मैं सभी प्रश्नों के हल भी आपको अभी बताऊंगा, तो देखिए, इनको समझ लेना। आप पहले इन प्रश्नों को देखें। ये देखें 11वां 12वां 13वां, इस प्रकार से ये सभी 30 प्रश्न मैं आपको दिखा रहा हूँ। इन सभी प्रश्नों को मैं हल करके एक एक करके सभी प्रश्नों के हल आपको बताता जाऊंगा। आप जरूर इनको बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में पूछे जाने हैं। इसलिए आप इन सभी प्रश्नों को यदि एक बार अच्छे तरीके से समझ लेते हैं और इनको हल करते हैं तो आप परीक्षा में निश्चित ही बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर पाएंगे और आपको जो है परीक्षा में पास होने में या अच्छे अंक प्राप्त करने में कोई परेशानी नहीं होगी। इस प्रकार से आप देखिए, ये दिए गए हैं प्रश्न, यहाँ से 21, 22, 23 और ये 24, 25 प्रश्न यहाँ पे आप समझ लीजिएगा। ये 25 प्रश्न दिए गए हैं। इसके बाद आप यहाँ देखें 26वें प्रश्न से ये देखें, तो यहाँ देखिए ये 26वां प्रश्न, 27, 28, 29 और ये 30 प्रश्न ये ऐसे प्रश्न हैं जो 2-2 अंक के पूछे जाना है। इसके बाद में लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उनके भी मैं प्रश्न आपको सभी प्रश्नों को समझाऊंगा, बताऊंगा। इन सभी प्रश्नों के हल भी आपको करके समझाऊंगा। लेकिन पहले आप इन सभी प्रश्नों के जो 2-2 अंक के प्रश्न हैं, इन सभी प्रश्नों को एक बार अच्छे से समझ लीजिए और इनको अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ देखें प्रश्न क्रमांक 1 से यहाँ से चलते हैं। ये अति लघुत्तरीय प्रश्न है। इसमें दिया गया है कि ऋण 6/5 धन ऋण 8/3 को हल करो। यानी हमें ऋण 6/5 और ऋण 8/3 दोनों को धन यानी जोड़ना है। और दोनों यहाँ पे जो संख्या दी गई हैं ये ऋण की भिन्न दी गई है और ये भी ऋण की, दोनों ऋण की भिन्न है। दोनों को हमें जोड़ना है। जैसे हम भिन्नों को जोड़ते आ रहे हैं, तो यहाँ इसको अच्छे तरीके से समझिए। तो यहाँ लिखेंगे आप इस प्रकार से हल लिखेंगे, हल, और इन दोनों को हमें जोड़ना है 5/3 को। तो हम क्या करते हैं, 5 का और 3 का लघुत्तम निकाल लेते हैं। इस प्रकार से गुणनखंड विधि से पहले 3 का भाग लगाएंगे, 5 में नहीं जाएगा, 3 में जाएगा, 3 एकम 3, फिर 5 का लगाएंगे, यहाँ पर 5 एकम 5 और यहाँ 1 का 1 आ जाएगा। तो हमारा लघुत्तम 3 × 5 बराबर कितना निकलेगा, 15। ये भी हमें अपने हल में इस प्रकार से लघुत्तम निकाल के लिख देना है। अब हमें हर की संख्या समान बनाने के लिए यहाँ 15 चाहिए है और यहाँ भी 15 चाहिए। जितना लघुत्तम आता है उतना हमें क्या चाहिए पड़ता है, हर में संख्या चाहिए है। तो हम 5 में किसका गुणा करें कि 15 हो जाएं। तो हमें 5 में 3 का गुणा करना होगा, तो 6 में भी हम क्या करेंगे, 3 का गुणा कर देंगे। तो कर दीजिए इनमें गुणा। 6 में भी 3 का गुणा करेंगे तो ऋण 6 × 18 हो जाएंगे और 5 में करेंगे तो 15 बन जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से। और यहाँ पर देखें धन लगाएं और यहाँ पर भी 15 चाहिए है 3 की जगह पे, तो 3 का पहाड़ा पढ़िए कितने बार में 15 होते हैं। तो हम 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 5 बार में 15 होते, तो 5 का 3 में गुणा और 5 का 8 में भी गुणा करना है। तो 8 पंचे कितने हो जाते हैं, 40, और नीचे भी गुणा 5 का करेंगे तो 3 पाँचे यहाँ पर 15 आ जाएंगे। अब हर की संख्या समान हो जाती है, तो 18 और 40 दोनों को हम फिर क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हमें 15 मिल जाएंगे। ऋण के 18 और ऋण के 40 दोनों को जोड़िएगा तो ऋण के हमें 58 मिल जाएंगे। कितने मिल जाएंगे, 58। बस हमारा ये उत्तर हो जाता है। इस प्रकार से हमें उत्तर ये लिख देना कि ये हमारा उत्तर है। बस इतना हल है इस समीकरण में। यदि आप इतना कर पाते हैं तो आपको निश्चित ही 2 अंक इस प्रकार से प्राप्त हो जाएंगे। ये 2 अंक का प्रश्न है। इसके बाद आगे देखें अगला जो इसमें प्रश्न दिया गया है, प्रश्न क्रमांक इसका अगला 2 नंबर का देखें। प्रश्न में दिया है कि एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी।
यदि एक बाह्य कोण का मान कितना है 24 अंश हो। यदि एक बाह्य कोण का मान 24 अंश है तो इसमें कितनी भुजाएं होंगी। ये जो प्रश्न इसमें दिया गया है, यह प्रश्न आप इसको पढ़ पा रहे होंगे, समझ भी रहे होंगे कि एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी यदि बाह्य कोण का मान 24 अंश हो। तो हमें उस समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करना है। तो इसमें कितनी भुजाएं होंगी, तो हम इसको क्या करते हैं, मान लेते हैं माना बहुभुज में n भुजाएं होंगी, ऐसा हम मानते हुए और इसको हल करेंगे। तो यहाँ देखिएगा, इसका हल इस प्रकार से लिखेंगे हम। तो हमें यहाँ पर लिखना होता है हल लिख करके और फिर इसमें लिखेंगे माना बहुभुज में n भुजाएं होंगी। ये आप यहाँ पे लिख दीजिए कि माना बहुभुज में बहुभुज में n भुजाएं होंगी। कितनी भुजाएं होंगी, n भुजाएं होंगी, ये हमें लिख देना है। और इसके बाद में हमारा आ जाएगा n गुणित बाह्य कोण का मान कितना दिया 24 अंश बराबर 360 अंश, क्योंकि बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 अंश होता है, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा n बराबर 360 बटे 24। ठीक, और इसको 6 से काट दीजिए, 6 चौके 24 है और यहाँ पे 6 छः 36 आ जाएगा। फिर इसको सीधे 4 से काटें, 4 एकम 4, 4 एकम 4 और बचेंगी 2, हो जाएंगे 20, 4 पंचे 20। तो n। प्रश्न 3 इसमें दिया गया है कि बारंबारता किसे कहते हैं। तो हमें इस प्रकार से बारंबारता की परिभाषा लिख देना है कि किसी विशेष संख्या या मान के प्रकट होने की संख्या को बारंबारता कहते हैं। किसी विशेष संख्या या उसका जो मान होता है उसके प्रकट होने की संख्या को बारंबारता कहते हैं। यह परिभाषा यदि हम लिख देते हैं तो हमें 2 अंक इस प्रकार से प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, हमें मात्र इतना ही लिखना है इसमें। अगला प्रश्न क्रमांक 4 देखिए, इसको यहाँ समझिएगा। 5x ऋण 3 बराबर x धन लिखा हुआ है, x धन 2 को हल करो। ठीक है, तो इसको यहाँ समझ लीजिए। देखिए यहाँ, इसको यहाँ पे लिखिए हल। हमें अपनी उत्तर कापी में इस प्रकार से हल करते हुए इसको ज्यों कहते हैं उतार लें एक बार। 5x ऋण 3 और बराबर x धन 2, ऐसा। ठीक है, और फिर इसके बाद यहाँ लिखेंगे या। अब हमें क्या करना, पक्षांतर करना है। चर राशियों को बाएं तरफ रख लेते हैं, चर राशियों को दाएं तरफ पक्षांतर करते हुए यहाँ आ जाएगा 5x, यहाँ x ऋण का हो जाएगा और यहाँ बराबर, यहाँ धन के 2 पहले हैं और ये 3 पक्षांतर होके ये भी धन के हो जाएंगे तो 5 मिलेगा और यहाँ मिल जाएगा 4x। 5x में से 1x घटा देंगे 4x और बराबर में 3 और 2 कितना मिल जाएगा 5। तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए हमें लिखना या x बराबर 4/5, 5/4, सॉरी ये 5/4, क्योंकि ये 4 गुणांक है तो गुणा की राशि बटे में आ जाएगी और यही हमारा उत्तर होगा या x का मान होगा। ठीक है, इसको इस प्रकार से हल करना है जिससे कि हमें ये 2 अंक इसके भी प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्रमांक देखें। यहाँ पर प्रश्न है इसका 5 दिया है, 3x 4x ऋण 5 धन 3 को हल कीजिए। ठीक है, तो ये व्यंजक दिया गया है और इस व्यंजक को मात्र हमें क्या करना है, हल करके बस बताना है। इस प्रकार से यहाँ ऐसा लिखेंगे हल, और इसको आगे हल किस प्रकार से करना है, देखिए यहाँ पर ये 3x है और ये कोष्टक बना हुआ। कोष्टक का मतलब होता है ये बाहर संख्या गुणा के रूप में है, इस गुणा की संख्या का अंदर वाली संख्या में गुणा कर देना है। तो हम 3x का 4x और ऋण 5 में गुणा कर देंगे, यानी 3x और गुणित में भी लिखेंगे 4x। ऋण 5 के साथ में भी हमें 3x का गुणा इस प्रकार से लिखना है और ये धन के हमारे 3। ठीक है, यहाँ देखिए बराबर में इस प्रकार से 4 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 12 आ जाएगा और x का x में गुणा करेंगे तो x का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, और 5 3 15, यहाँ पर ऋण के 15x लिखेंगे, ये 15x और धन के 3। बस इतना हल करना है, बस इतने हल करने पर हमें कितने 2 अंक मिल जाएंगे और ये हमारा क्या हो जाएगा उत्तर। व्यंजक एक उत्तर के रूप में व्यंजक 12x वर्ग ऋण 15x धन 3 ये हमें प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए इस प्रकार से यदि आप करते हैं तो ये आपके 2 अंक आपको फिर प्राप्त हो जाएंगे। चलिए आगे देखें हम अगला प्रश्न क्रमांक 6।
प्रश्न 6 में दिया कि एक आयत की लंबाई 7x तथा चौड़ाई 2x धन 1 है, तो इस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल। तो हमें इसको इस प्रकार से यहाँ हल करेंगे। हम इसका क्षेत्रफल यहाँ से निकालते हैं। तो यहाँ लिखिए हल और लिखिए आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे? आयत सूत्र लिख देना है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है, ये आयत का क्षेत्रफल का सूत्र है। यहाँ पे लिख दें लंबाई गुणित चौड़ाई। ये लंबाई और ये गुणित यहाँ पे चौड़ाई, ये सूत्र हो जाएगा। और इसी सूत्र के अनुसार ये लंबाई 7x दी, चौड़ाई 2x धन 1 दी है। यहाँ पर लिखते हुए लंबाई 7x और गुणित में यहाँ कोष्टक में 2x धन 1, इन दोनों का गुणा करें। जैसा अभी गुणा किया था 7x का अंदर गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7x गुणित 2x धन 1 में भी हम 7x का गुणा करेंगे। 7x गुणित 1 यानी बराबर में 7 दूनी 14x का x में गुणा होगा तो x पर 2 की घात आ जाएगी। और यहाँ पर धन 7 का 1 में गुणा 7x, ये हमारा उत्तर हमें प्राप्त हो जाएगा। और यदि चाहो यहाँ से हमें 7x कॉमन लेना है तो हम 7x को कॉमन ले सकते हैं और 2x धन 1 उत्तर बराबर भी ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन इसी को हमें उत्तर मानना है। ये हमारा ये उत्तर आ जाएगा। ठीक है, यदि इस प्रकार हल कर देते हैं तो इस प्रश्न के हमें 2 अंक मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्रमांक यहाँ देखिए, ये दिया है 7वें प्रश्न में है कि 800 रुपये का 15% ज्ञात करो। 800 रुपये का 15% कैसे ज्ञात करोगे? देखिए यहाँ लिखिए हल। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे हल और हम लिखेंगे 800 रुपये का 15%, इस प्रकार से आप लिख दीजिए 800 का 15% और यहाँ बराबर में 800 का यानी गुणा और 15% यानी 15/100 ऐसा लिख दीजिए। और ये नीचे से 2 शून्य काट देंगे, ऊपर से 2 शून्य काट देंगे और हमारा आ जाएगा 8 गुणित 15। 8 का 15 में गुणा करें, 15×8 120 रुपया, 120 रुपया, ये हमारा उत्तर होगा। ठीक है, इसको हमें इस प्रकार से हल कर देना है तो हमें इसके भी कितने 2 अंक मिलना है इस प्रश्न पर। इस प्रकार से हम यदि हल करते हैं तो ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्रमांक यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 8वें प्रश्न में दिया है कि एक बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। बेलन का आयतन ज्ञात करो। बेलन का आयतन निकालना है और बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई क्या है? दी गई है। तो इस प्रश्न को यहाँ समझिएगा, इस प्रकार से हम इसको हल करेंगे। तो यहाँ देखें, तो इसमें यहाँ पे देखें हल लिखें और हल लिखने पर इसमें लिख लीजिए कि दिया है, जो हमें दिया गया है उसको लिख दीजिए। यहाँ पे दिया है त्रिज्या r बराबर, यहाँ लिखिए त्रिज्या r बराबर दी गई है 7 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या दी गई है। और क्या दिया गया है यहाँ पे लिख लीजिए ऊंचाई बराबर, ऊंचाई को हम h से दर्शाते हैं, h बराबर 8 सेंटीमीटर। और हमें आयतन क्या करना है? ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं इसका सूत्र होता है बेलन का, कि बेलन का आयतन बराबर, यहाँ लिख लीजिए बेलन का आयतन बराबर, बेलन का आयतन का सूत्र है आयतन बराबर पाई r वर्ग h। पाई लिखें इस प्रकार से, ये पाई है और ये r का वर्ग और h। ठीक है, ये बेलन के आयतन का सूत्र। पाई का मान हमें मालूम है 22/7 होता है, r का मान 7 दिया है, h का मान 8 दिया है। यहाँ पर गुणांक के रूप में सभी मानों को इस प्रकार से लिखना। पाई का मान कितना होता है? 22/7, ये हमेशा होता है। पाई जहाँ भी आए अलग से नहीं दिया रहेगा, लेकिन हमें 22/7 इस प्रकार से लिख लेना है। r का मान दिया है, त्रिज्या दी गई है 7 का वर्ग और गुणित में h का मान 8 दिया है, यहाँ पर 8 ऐसा लिख दीजिए। ठीक है, तो ये मिल जाएगा हमें 22/7 और यहाँ पर देखें 7 का वर्ग यानी 7 का 2 बार गुणा और यहाँ आ जाएगा 8। तो 7 से ये एक 7 इस प्रकार से काट दीजिए और ये आ जाएंगे 22 गुणित 7 गुणित 8। तो इनका गुणा कर लें, 22 गुणित 8 का 7 में 8 7
56, ये हमारा यहाँ पे 56 आ जाएगा। और 22 का गुणा 56 में अलग से इस प्रकार से हल कर लीजिए कि हम 22 का गुणा 56 में करते हैं, 56 में 22 का गुणा, ऐसा अलग से कर लीजिए। 6 का गुणा, 6 दूनी 12, 12 और 1 13, और फिर 5 दूनी 10, 10 और 1 11, ठीक है ना। इस प्रकार से ये आ जाएंगे 32, यहाँ 2, यहाँ आ जाएगा 1, 1232। तो ये बेलन का आयतन घन सेंटीमीटर में लिखा जाएगा 1232, और लिख देंगे घन सेंटीमीटर। आयतन को हमेशा घन में लिखा जाना है, ठीक है। ये घन सेंटीमीटर, ये हमारा उत्तर होगा, ठीक है। इस प्रकार से हमें इस प्रश्न को हल करना है। ये हमारा कच्चा काम होगा। ये हमारा क्या है, इतना ही हमने कच्चा कार्य किया। चाहो तो यहाँ लिख सकते हो कि ये कच्चा कार्य, इसको ऐसा बिल्कुल काटना नहीं, ऐसा लिख बस देना है कि ये कच्चा कार्य है। और यहाँ से इस प्रश्न को इतना हमें हल करना है। चलो अगला प्रश्न देखो, प्रश्न 9। प्रश्न 9 में दिया 7/4 में से 2/5 को घटाइए। अब हमें इसमें क्या करना है, मात्र इस संख्या को घटाना बस है। तो हम किस प्रकार से इसको घटाएंगे, हल लिखते हुए यहाँ पर आप लिखेंगे ऐसा, हल लिख लीजिए हल। और कितने, 7/4 में से 2/5, 7/4 ऋण 2/5, ठीक। और 4 और 5 का लघुत्तम ले लें तो इसका लघुत्तम कितना आ जाता है, 20 हमें लघुत्तम में प्राप्त हो जाएंगे। तो ऐसी संख्या आप 20, पहले से इनको हल कर चुके हैं। तो 20 हमारा लघुत्तम आएगा। 5 का 7 में गुणा, 7 पंचे 35 आ जाएगा ऋण, और ये 4 दूनी 8 हमें यहाँ से मिल जाएंगे, 4 दूनी 8। अब 35 में से 8 को घटा दीजिए तो 27 मिल जाएगा। तो ये उत्तर आ जाएगा 27/20, ये हमारा उत्तर होगा, ठीक। ये 9वें प्रश्न का उत्तर। यदि हम ऐसा करते हैं इसको तो हमें इसके भी 2 अंक प्राप्त हो जाएंगे। आगे देखें प्रश्न क्रमांक 10। ये दिया गया कि निम्न आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। ये जो आकृति दी गई है, इस आकृति में ये जो x दिया है इसका मान हमें निकालना है। ये कोण दिया 120 अंश का, ये भी कोण 120 अंश का हमें यहाँ पे दिया गया है। और ये तो इसको यहाँ से हल लिखेंगे हम, हल की हम जानते हैं। और ये सभी कोण इसमें दिए गए हैं। ये चतुर्भुज बना हुआ है, चतुर्भुज के सभी अंतः कोणों का योग कितना होता है, 360। तो ये हमें 120 दिया है, ये 130 दिया गया है। और ये जो कोण का मान यहाँ पर दिख नहीं रहा है, ये हमें दिया गया है 56। कितना दिया गया है, ये है हमारा 56, और ये दिया गया 130, ठीक है। ये हमें चारों कोणों के मान दिए गए हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे कि हम जानते हैं चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, 360 अंश। चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग बराबर 360 अंश। कितना होता है, 360 अंश। तो चतुर्भुज के चारों अंतः कोण, ठीक है ना। तो इन कोणों को हम इस प्रकार से लिख देंगे। पहला कोण का मान दिया गया है x है, फिर लिखेंगे 120, फिर लिखेंगे 130 अंश, और दूसरा दिया गया है यहाँ पे 56 अंश, ठीक है। और बराबर में आ जाएगा 360 अंश। तो इन सभी को आप क्या करें, जोड़ दें। तो x धन यहाँ पर सभी को जोड़ दीजिए। तो जोड़ने पर इसमें हमें मिल जाएगा, तो यहाँ पर ये मिल जाएंगे हमें 6 का 6 मिल जाएगा, 5 3 8 और 2 10 मिल जाएंगे। और यहाँ पे 1 2 हासिल की 1 3, 306 बराबर हो जाएगा 360 अंश। और यहाँ पर लिखिएगा या करके, इन सभी को ऐसा हमें समीकरणों को हल करने में या करते हुए x बराबर 360 में से 306 घटाना है। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 54 अंश। कितना आ जाएगा, 54 अंश, ठीक है। ये हमारा x का मान हो जाएगा, और यही हमारा क्या होगा, उत्तर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें इस प्रश्न को, 10वें प्रश्न को हल करना था। इसके भी हमें कितने अंक मिलना है, 2 अंक, ठीक। चलिए आगे देखिए। ये दिया गया 11वां प्रश्न। 11वें प्रश्न में दिया 5 सेंटीमीटर भुजा वाली घन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो घन के आयतन का हमें क्या लिखना है, सूत्र लिख देना है। और ये 5 सेंटीमीटर भुजा दी गई है। तो यहाँ इसको इस प्रकार से हल लिखते हुए, ठीक है ना, हल और लिख देना है घन का आयतन बराबर क्या होता है सूत्र, घन का आयतन बराबर भुजा का घन या एल का घन,
ठीक है। इस प्रकार से एल का घन, एल यानी भुजा होती है घन की, और एल का मान कितना दिया गया है 5, 5 दिया गया है, 5 पर 3 की घात। तो 5 पर 3 की घात का मतलब है 5 का 3 बार इस प्रकार से गुणा लिखना, और ये आ जाएगा 5 पंचे 25, 25 पंचे 125, 125 ये घन की भुजा आ जाएगी, सेंटीमीटर में दी गई है तो ये आ जाएगी सेंटीमीटर, 125 सेंटीमीटर ये आ जाएगी घन की भुजा बराबर। ये हमें इसको यहाँ ये घन का आयतन ज्ञात हो जाएगा 25 घन सेंटीमीटर। तो इसको घन में लिखिएगा इस प्रकार से, यहाँ पे हम 3 की घात लगा देंगे सेंटीमीटर पर, 125 घन सेंटीमीटर भुजा दी गई थी, ठीक है। तो ये घन का आयतन का सूत्र है, घन का आयतन निकल आएगा 125 घन सेंटीमीटर। हमें आयतन निकालना था, भुजा नहीं आयतन, ठीक है। चलिए आगे देखें, अगला प्रश्न है इसमें दिया गया है, इस प्रश्न को यहाँ समझिए। ये दिया गया 12वां प्रश्न। 12वें प्रश्न में 2/3 पर ऋण 2 की घात लगी हुई है। तो इसका मतलब है यहाँ घातांक का हमें नियम लगाना है। इस पे देखेंगे तो हम हल लिखेंगे और लिख देंगे यहाँ पर 2 पर या 2/3 पर ऋण 2 की घात। तो ये क्या होती है, यदि ये 2/3 की घात है तो इसको बटे में लिखते हुए घातांक के नियम से ये संख्या हमारी किसकी आ जाती, धन की आ जाएगी। और इन सभी के मान आपको इस प्रकार से निकाल के लिख देना है हल, और बराबर लिखेंगे हम यहाँ पर इसको कि ये 1 बटे और बटे में आ जाएगी 2/3 पर किसकी घात हो जाएगी, 2 की घात। यानी 2/3 का हमें कितने बार, 2 बार गुणा करना है, यानी 2 की घात यहाँ पर लगी हुई है। चाहो तो यहाँ घातांक का नियम भी हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि किसी संख्या पर यदि a पर ऋण n की घात बराबर हम लिख देते हैं 1/a पर n की घात, ये धन की घात आ जाती है घातांक के नियम से। यहाँ आप देख नहीं पा रहे होंगे, छोटे से में आगे देखें इसको, इस प्रकार से हम लिखेंगे 1/2 गुणित 2, यानी ये 4 आ जाएगा, और 3 का वर्ग हो जाएगा, 3 त्रिका 9, ठीक है ना। तो ये 4/9 और ये 9 ऊपर चले जाएंगे और 4 क्या रहेंगे, ज्यों के त्यों अपनी स्थिति में। तो 9 अंश में और 4 हर में, ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ठीक है। या आप चाहें तो इसको हम अंश और हर में पहले से बदल करके सीधे भी लिख सकते हैं कि ये संख्या सीधी हमारी क्या आ जाती है। यहाँ देखिएगा, यदि a पर ऋण n की घात है तो बराबर में 1/a पर इस प्रकार से धन की घात हो जाती है, और ये बटे में जो संख्या यहाँ पे आ रही है ये हमेशा भिन्न है, तो भिन्न क्या होती है, अंश का हर, हर का अंश। इस प्रकार से ये बदल जाएगी इस घातांक के नियम से, ठीक है। तो आपको उत्तर 9/4 इस प्रकार से हल करके लिख देना है। आगे देखें, प्रश्न क्रमांक 13वां दिया गया है। 13वें प्रश्न को भी यहीं देख लीजिए हल, इस प्रकार से हम 13वें प्रश्न का हल करेंगे। 22 बाय ऋण 33 जेड के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो इनके हमें गुणनखंड क्या करना है, देखिए यहाँ पर किस संख्या का अलग अलग इसमें भाग जा रहा है, भाग बस हल करके लिख देना है। यहाँ पर ऐसे लिखेंगे हम ये प्रश्न को, यहाँ पर देखें हल, और ये संख्या को एक बार उतार लीजिए, 22 बाय ऋण 33 जेड, ठीक है ना। और दोनों में 11 का भाग जा रहा है तो 11 का हम भाग लगा देंगे, और यहाँ पर 11 का भाग लगाते हुए 11 से बाहर लिख देंगे इस प्रकार से। तो 11 दूनी 22, यहाँ बचेंगे 2 बाय, और 11 33 यहाँ मिलेंगे 3, और जेड के जेड, ये हमारे गुणनखंड हो जाएंगे। बस इतना इसका उत्तर गुणनखंड के रूप में लिख देना है। तो हमें कितने अंक मिलना है, 2 अंक। इस प्रकार से 2 अंक आपको प्राप्त हो जाएंगे। सिर्फ मैं यहाँ 11 से भाग 11 से गुणा कर देना, तो 11 का भाग दे दिया, 11 दूनी 22 आ जाएंगे, 11 तीन 33 आ जाएंगे, 11 यहाँ आगे लिख देना, तो ये गुणनखंड हो जाएंगे। आगे देखिएगा इसको, प्रश्न चौथा दिया गया है कि अनुपात 2:5 को प्रतिशत में परिवर्तित करो। इसको हमें किस में लिखना है, प्रतिशत में। तो प्रतिशत में किस प्रकार से संख्या को लिखा जाता है, 2:5 बराबर, यहाँ देखिए हल इस प्रकार से आप लिखिएगा कि हल 2:5 बराबर, लिखिए यहाँ पर 2:5, ठीक है। और इसके बराबर क्या आ जाएगा, नीचे भी लिख सकते हो इस प्रकार से 2/5। इसको किस में लिखना है, 2/5 को
प्रतिशत में बदलना है। तो हम प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, हम 100 से गुणा कर देते हैं और प्रतिशत का चिन्ह लगा देते हैं, ठीक है ना। तो बराबर में आ जाएगा 2/5 और यहाँ गुणा कर देंगे 100 का ऐसा और इसको लिख देंगे प्रतिशत, ठीक है। जब कभी भी संख्या को प्रतिशत में बदलना है 100 का गुणा कर दीजिए, प्रतिशत का चिन्ह लगा दीजिए और यहाँ इसको काट दीजिए। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये आ जाएंगे 20। तो 20 का 2 में गुणा, 20 दूनी 40, ये आ जाएगा 40%। ये 2:5 को प्रतिशत में बदलना था। इस प्रकार से आप बदल देंगे, यही इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखें, अगला प्रश्न है। अब यहाँ देखिए प्रश्न क्रमांक 15 दिया है कि किसी संख्या को 8 से भाग दिया जाता है तो परिणाम ऋण 3 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात करो। हमें वह संख्या ज्ञात करना है कि यदि हम किसी संख्या को 8 से भाग देते हैं तो ऋण 3 प्राप्त होता है। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि माना वह संख्या x है, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको हल करेंगे। यहाँ देखिएगा हम लिखेंगे माना, हल लिख करके हल, माना वह संख्या x है, माना वह संख्या x है। x मानते हुए संख्या को 8 से भाग देना है, किसको, संख्या को। अतः प्रश्नानुसार ऐसा भी लिख सकते हो या लिख सकते हो यहाँ पर या x/8 और बराबर में ये आ जाएंगे हमारे ऋण 3। ये संख्या ऋण 3 प्राप्त हो जाएगी। अब x/8 है तो 8 का यहाँ पर ऋण 3 में त्रियक गुणा हो जाएगा, यानी या लिखते हुए या x बराबर ऋण 3 गुणित 8, 8 का 3 में गुणा कर दीजिए तो बराबर हमें मिल जाएंगे x बराबर ऋण 24, 8 3 24। तो वह संख्या क्या मिल जाएगी हमें, 24। ये 24 हमारा उत्तर होगा। तो इस प्रकार से ये 2 अंक हमारे यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से हमें प्रश्न 15 को हल करना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 16 देखिएगा। 16 में दिया है कि पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य 12 है। तो किस प्रकार से पाइथागोरस त्रिक लिखा जाता है, तो यहाँ लिखिएगा हल, और हल लिखते हुए यहाँ पर पाइथागोरस त्रिक लिखना है। पाइथागोरस त्रिक, पाइथागोरस त्रिक, ये हमारा पाइथागोरस त्रिक होता है। ये त्रिक है कि 2m वर्ग धन 1 और m वर्ग ऋण 1, ये पाइथागोरस त्रिक है। तो इसमें एक सदस्य दिया गया है 12, बाकी हमें 2 के मान और निकालना है। तो ये पहला जो सदस्य 12 दिया गया है इसको हम यहाँ से निकाल लेते हैं। पहले देखें तो 2m बराबर कितना दिया गया है, 2m बराबर 12 दिया है, तो m बराबर कितना आ जाएगा 12/6, 12/2। 2 से हम काट देंगे, 2 एकम 2, 2 6 12, m का मान आ जाएगा 6। तो दूसरी संख्या यहाँ से मिलेगी और तीसरी संख्या यहाँ से मिल जाएगी। तो इस प्रकार से पहला सदस्य तो 12 है और तो दूसरा सदस्य क्या हो जाएगा, m वर्ग धन 1 बराबर, m का मान 6 मिला तो 6 का वर्ग लिख लीजिए, 6 का वर्ग धन 1, तो कितना आ जाएगा 6 6 36 में 1 जोड़ेंगे तो ये दूसरी संख्या मिल जाएगी 37। दूसरा हमारा है m वर्ग ऋण 1, तो यहाँ पर भी हम 6 का वर्ग लिखते हुए ऋण 1 घटा देंगे, यानी 36 में से 1 घटाइए तो मिल जाएंगे 35। तो इस प्रकार से हमारी जो अगले पाइथागोरस त्रिक में हो जाएगा, पहली संख्या 12 हो जाएगी, दूसरी संख्या 35 हो जाएगी और तीसरी संख्या 37 हो जाएगी। ये पाइथागोरस की संख्या है, ये हमारा क्या होगा, उत्तर। इस प्रकार से हमें इस प्रश्न 16 को हल करना है। अगला प्रश्न क्रमांक आगे देखें। अगला प्रश्न दिया गया है और इसमें दिया गया है कि p वर्ग धन 10p धन 25 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। इसके हमें क्या करना है, इसके गुणनखंड निकालना है। तो इस प्रकार से देखें यहाँ पर ये जो 17वां प्रश्न दिया गया है, 17वें प्रश्न में इसके गुणनखंड कैसे ज्ञात करेंगे। ये p वर्ग धन 10p धन 25 का वर्ग, यदि यहाँ पर लास्ट की संख्या किसी संख्या का वर्ग है तो इसको आपको देख लेना है कि इसमें कौन सी सर्वसमीका लग रही है। तो हमने पढ़ा है कि a वर्ग धन 2ab और धन b का वर्ग, तो ये भी हमारे 25 वर्ग में टूट रहे हैं। तो यहाँ पर सर्वसमीका 2 को लगाते हुए इस प्रकार से हम लिखेंगे हल, और यहाँ पर लिख लेना हल में पहले संख्या को उतारिएगा, p वर्ग धन 10p धन यहाँ पर 25, ठीक है।
और इसके बाद यहाँ पर बराबर करते हुए ये पी वर्ग आ जाएगा, पी वर्ग, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 10 पी है, और यहाँ पर आ जाएगा, तो आप यहाँ पे ऐसा देख लीजिए, ये 25 यानी ये 5 का वर्ग आ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर 2ab यानी 2 हमारे सूत्र के होते हैं, 2a का मान दिया गया है P और B का मान दिया गया है 5। तो अब यहाँ पे देखें, यह सर्वसमीका 2 से यहाँ पर सीधे लिख देना है कि P धन 5 का वर्ग, P धन 5 का वर्ग, और यहाँ लिखना सर्वसमीका से, सर्वसमीका, और चाहो तो यहाँ पे सर्वसमीका लिख सकते हो कि a धन b का वर्ग बराबर a वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग। ये सर्वसमीका आपको यहाँ पे लिख देना है पूरी, यहाँ देख लीजिए बराबर में ये लिखना a वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग, ये सर्वसमीका हो जाएगी। तो ये हमारे इसके गुणनखंड p धन 5 का वर्ग, या हम ऐसा लिख सकते हैं p धन 5 एक और p धन 5 ये दूसरे कोष्टक में। तो ये हमारा उत्तर गुणनखंड के रूप में हो जाएगा। दो गुणनखंड हमें ऐसे निकाल करके लिखना है, क्योंकि यहाँ लिखा गुणनखंड ज्ञात करें, तो अलग अलग घातों के रूप में डबल उसको 2 बार लिख देना है। तो ये हमारा पूरा ये क्या होगा, ये उत्तर हो जाएगा। लेकिन ये सर्वसमीका ज़रूर आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगी। आगे देखें प्रश्न क्रमांक 19। प्रश्न क्रमांक 19 में देखें सरल करो, इसमें लिखा हुआ है। और प्रश्न 18 देखें समांतर चतुर्भुज के कोई 2 गुण लिखिए। जो समांतर चतुर्भुज है उसके 2 गुण, तो समांतर चतुर्भुज के 2 गुण इस प्रकार से लिख देना है हल लिखते हुए कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं और समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये होता है इस प्रकार से, ये समांतर चतुर्भुज, ऐसा समांतर चतुर्भुज बन जाता है। अब देखें ये समांतर चतुर्भुज के ये जो सम्मुख कोण होते हैं ये बराबर होते हैं, और इसके जब विकर्ण इस प्रकार से खींचे जाते हैं ये विकर्ण, तो एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। बस हमें ये लिख देना है इसके 2 गुण। प्रश्न क्रमांक 19वां देखें। अब 19वां प्रश्न, इसमें दिया गया है कि 2 पर ऋण 3 की घात गुणित 2 पर ऋण 1 की घात और भाग दिया गया है 2 पर 6 की घात। ठीक है, इससे हमें क्या करना है, भाग देना है। तो यहाँ लिखिएगा इसको हल के रूप में, ऐसा लिखेंगे और लिखेंगे 2 पर ऋण 3 की घात गुणित ऋण 1 की घात 2 पर ये लगी हुई है, और यहाँ पर दिया गया है 2 पर ऋण 6 की घात, यह भाग में दी गई थी, तो यह भाग में इस प्रकार से लिखते हुए और यहाँ आगे बराबर करते हुए देखें यहाँ पर 2 2 और 2 यहाँ आए हैं। ठीक है ना, सभी आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, ये भी हम घातांक के नियम से जानते हैं। तो यहाँ 2 पर ऋण 3 की घात और धन यहाँ पर ऋण 1 की घात लगी हुई है, तो ऋण 1 करें, और देखें यहाँ पर कि ये जो बटे में घात होती है यह भी ऊपर जा कर के क्या होती है, इस प्रकार से ऋण की घात बन जाती है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ऋण 6, इसको भी ऋण 6 के रूप में लिखते हुए, और बराबर में क्या आ जाएगा, ऋण 6 और 1 7 और ऋण 3 कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। 6 1 7 और 3 10, यानी 2 पर कितने की घात आ जाएगी, ऋण 10 की घात, और बराबर में इसको चाहो तो 1/2 पर 10 की घात। ये हमें इस प्रकार से सरल करते हुए लिख देना है। ठीक है, तो ये हमारी यानी 2 पर 1/2 पर 10 की घात ये धन के रूप में हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक, आगे देखें इसको, यहाँ पर चाहो तो आप चूंकि करके घातांक का नियम, यदि किसी संख्या पर या a पर m की घात भागित a पर n की घात है, तो हम बराबर a पर m ऋण n की घात, ये हमारा घातांक का नियम है। इस घातांक के नियम को कि यदि बटे में होती है संख्या तो इस प्रकार से हम इसको ऋण के रूप में लिख लेते हैं, यदि संख्या में हम क्या दे रहे हैं, भाग दे रहे हैं, तो ये हमें घातांक का नियम यहाँ पे लिख देना। आगे देखें प्रश्न क्रमांक 20वां दिया गया है, इसमें लिखा है कि इसको सरल करो, तो इसको भी यहाँ देखिएगा, ये यहाँ देखें इसको हल करना है। 3/7 गुणित 28/15 भागित 14/5, तो यहाँ पर इसको हल लिखते हुए ऐसा लिखेंगे, यहाँ पे देखिएगा ये हो जाएंगे 3/7 गुणित
28/15 और भाग में दिए गए हैं 14/15। तो हम जानते हैं भाग में जो संख्या रहती है उसको हम क्या करते हैं, गुणा के रूप में लिख देते हैं। ये 28/15 आ जाएंगे और ये भाग का हो जाता है गुणा, ये हो जाएंगे 15 बटे ये हो जाएंगे 14। ठीक है ना, इस प्रकार से संख्या को बदल देना है। तो 15 से 15 कट जाएंगे, 15 से ये 15 कट जाएंगे, 14 एकम 14 कट जाएगा, 14 दूनी 28, 2 तो 3 गुणे 2 और बटे में 7 तो हो जाएगा 3 दूनी 6। उत्तर आ जाएगा 6/7। ये हमारा इसका हल होगा। इसको हमें इस प्रकार से सरल कर देना है। आगे देखें प्रश्न क्रमांक 21। 21 में भी लिखा है कि 6/13 को ऋण 7/16 के व्युत्क्रम से गुणा करिएगा। ये हमारा ऋण 7/16 लिखा, इसका व्युत्क्रम। तो सबसे पहले हमें ऋण 7/16 का व्युत्क्रम लिखना होगा। यहाँ पर देखें, हम इसको ऐसा लिखेंगे। यहाँ देखिए इसके हल को, प्रश्न क्रमांक 21। प्रश्न क्रमांक 21 का हल इस प्रकार से लिखेंगे हम कि ऋण 7/16 का व्युत्क्रम बराबर क्या हो जाएगा, 16/7। ऐसा ये हमारा क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम। तो अब इसको जो है 16/7 को हमें किससे 6/13 से गुणा कर देना है। तो आगे देखिए इसको इसके बराबर लिखते हुए कि इसका हो जाएगा 6/13 और गुणा करना है गुणित 16/7 से। इसका व्युत्क्रम ऋण 7/16 बटे में आ जाएंगे ऋण के 7। ठीक है, तो ये हमें कितना आ जाएगा, 16/7 और यहाँ पर 6/13 है, सॉरी ये 16 नहीं 6/13 को ये 16/7 से गुणा, तो 16 का 6 में गुणा कर दीजिए, 16 छक्के 96 हो जाएगा। यहाँ बराबर में आ जाएंगे हमारे 96 और बटे में 13 सत्ते 91, ऋण के आ जाएंगे 91। बस ये हमारा इसका व्युत्क्रम करते हुए संख्या का ऋण 7/16 का व्युत्क्रम करना, यानी 16 को ऊपर ले जाना और ऋण 7 को नीचे लिख करके गुणा करना है। तो ये गुणा हो जाएगा। पहले आप इस प्रकार से इसका व्युत्क्रम लिख दें कि इसका व्युत्क्रम 16/7 है। ठीक, आगे देखें अगला प्रश्न है 22वें प्रश्न में दिया गया है। यहाँ पे 22वां प्रश्न में दिया है कि एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं की संख्या 9 है। कितनी है, भुजाओं की संख्या 9 दी गई है। हमें बाह्य कोण का मान ज्ञात करना है। अभी हमें बाह्य कोण का मान दिया गया था, एक बाह्य कोण का मान, और हमने उसकी भुजाएं ज्ञात की थी। बस वैसा ही ये 22वां प्रश्न है। तो 22वें प्रश्न को इस प्रकार से हल करेंगे। यहाँ देखिए किस प्रकार से हल करना हमें। तो हम लिखेंगे हल में माना, हल लिखते हुए और लिखेंगे माना बाह्य कोण, प्रत्येक बाह्य कोण का मान, माना प्रत्येक बाह्य कोण का मान n है। प्रत्येक बाह्य कोण का मान n है। मान n मानते हुए कि n है, तो हमारा क्या हो जाता है यहाँ पे सूत्र, n गुणित भुजाओं की संख्या, n गुणित भुजाओं की संख्या बराबर 360 अंश। तो n बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारा बाह्य कोण का मान n है, तो n बराबर आ जाएगा 360 अंश बटे में 9। ये 9 गुणांक के रूप में है इसलिए बटे में आएंगे और 9 से काट दीजिए, 9 एकम 9, 9 चौके 36, शून्य का शून्य, 40 अंश। यानी प्रत्येक बाह्य कोण का मान कितना आ जाएगा, 40 अंश। बस ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर। इसको इस प्रकार से हल कर देना है। आगे देखें अगले प्रश्न क्रमांक जो दिए गए हैं। इसमें 23वां प्रश्न है, जब एक पासे को फेंका जाता है तो 5 से बड़ी संख्या प्राप्त न होने की प्रायिकता, 5 से बड़ी संख्या ना होने की प्रायिकता क्या होगी। 5 से बड़ी ना हो लेकिन 5 से क्या होनी चाहिए, छोटी। तो 5 से छोटी कितनी संख्याएं होती हैं, तो 5 से जो छोटी संख्याएं हैं वह 4 होती हैं। क्या होती हैं, 4। तो पासा फेंका जाता है तो सबसे 5 से बड़ी संख्या ना होने की प्रायिकता, इसको हम इस प्रकार से उत्तर के रूप में लिखेंगे कि उत्तर, और यहाँ पे लिख देंगे कि 5 से
बड़ी 5 से बड़ी ना होने की प्रायिकता निकालना है। तो 5 से बड़ी कितनी संख्या है? एक ही संख्या है 6, लेकिन 5 से बड़ी ना होने की प्रायिकता निकालना है। 5 से बड़ी नहीं होना चाहिए तो 5 से छोटी लिखेंगे। 5 से बड़ी ना होने की प्रायिकता, ना होने की प्रायिकता, प्रायिकता 5 से बड़ी ना होने की प्रायिकता क्या होनी चाहिए? यहाँ पर हम लिखेंगे, ऊपर हम इसको लिख सकते हैं कि 5 से छोटी संख्याएं 4 हैं। तो इसका उत्तर आ जाएगा 4/6 की प्रायिकता 4/6 होगी। या 4 से इसको काट सकते हैं कि 2 दूनी 4 और 2 तीन 6, यानी उत्तर आ जाएगा 2/3। ये हमारी प्रायिकता 2/3 होगी या 4/6, ऐसे ही हम इसको लिख सकते हैं। 5 से बड़ी ना होने की प्रायिकता 4/6, 4 को और 6 को काट देंगे 2 से, तो 2 दूनी 4 और 2 तीन 6, यानी 2/3। ये हमारी क्या हो जाएगी? प्रायिकता निकल आएगी। और आप इस प्रकार से लिख देते हैं तो आपको 2 अंक मिल जाएंगे। ठीक, अगला प्रश्न क्रमांक 24वां, इसको भी देखिएगा। संख्या 729 का वर्ग सम संख्या होगी अथवा विषम संख्या होगी। 729 का वर्ग हमें निकालना है, तो हमें इसको सिर्फ यहाँ पर उत्तर के रूप में लिख देना है कि ये जो 729 दिए गए हैं इसका हम वर्ग करते हैं तो यह सम संख्या आएगी या विषम संख्या, क्योंकि इसके इकाई में 9 है और 9 का वर्ग 81 होता है, तो 1 आ जाएगा। एक विषम संख्या है, अतः हम लिखेंगे कि 729 का वर्ग विषम संख्या होगी। 729 यहाँ पे हल लिखिएगा, हल, और हल में लिख दीजिएगा 729 का वर्ग एक विषम संख्या होगी, एक विषम संख्या होगी। ठीक है ना, विषम संख्या होगी। बस इतना हमें उत्तर के रूप में लिखना है, बाकी इसका हल नहीं पूछा गया है, सिर्फ पूछा गया है कि विषम संख्या होगी अथवा विषम संख्या, तो हमने लिख दिया कि इसका जो है वर्ग एक विषम संख्या होगी। बस इतना हमें लिखना है। तो ये हमारा 24 प्रश्न का हल हो जाएगा। 25वां प्रश्न देखिएगा। 25वें प्रश्न में दिया है कि किसी वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात करो जिसका क्षेत्रफल 441 वर्ग सेंटीमीटर है। तो यहाँ देखिएगा, हम इसको इस प्रकार से हल करेंगे कि किसी भी वर्ग, कोई भी वर्ग दिया रहता है उस वर्ग में, तो यहाँ लिखिएगा हल, और हल में लिखना है आपको कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? सूत्र, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का वर्ग। ये हमें लिख देना है, भुजा का वर्ग, ये ऐसा, भुजा का वर्ग या भुजा गुणित भुजा, ये भी लिखते हैं। तो क्षेत्रफल हमें दिया गया है 441, इसके नीचे 441 लिखेंगे और यहाँ लिख देंगे भुजा का वर्ग। अब आपको क्या करना है? 441 के गुणनखंड कर लेना है और इन सभी गुणनखंडों में 2-2 की जोड़ी बनाते हुए इनका हम वर्गमूल निकाल देंगे तो हमारी भुजा बराबर आ जाएगी। भुजा बराबर, यहाँ पर वर्गमूल करना होगा किसका? 441 का। और 441 इस प्रकार से लिखते हुए यहाँ पर इनके गुणनखंड करिएगा। पहले 3 का भाग दीजिए, 3 एकम 3 और 3 चौके 12, 3 साते 21 है, और यहाँ पर 3 का फिर भाग चला जाएगा, 3 चौके 12 हो जाएंगे, 3 नाम 27, इसके बाद 7 का भाग जाएगा, 7 सत्ते 49 और 7 एकम 7। तो ये इसके गुणनखंड के रूप में आ जाएंगे और इसको ऐसा लिख देना है 3 गुणित 3 और 7 गुणित 7, यानी ये 2-2 के 3 के जोड़े हो जाएंगे और 7 के, तो यहाँ से निकल के संख्या आ जाएगी 3, यहाँ से निकल के आ जाएगी 7, तो 7 त्रि 21, यानी भुजा की जो लंबाई होगी या भुजा जो होगी उसकी वर्ग की भुजा की माप 7 त्रि 21 सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर, और इकाई में दिया गया है तो वर्ग इकाई भी लिख सकते हो, इकाई, ठीक है ना, इकाई। ये भुजा है इसलिए इसको इकाई के रूप में लिखेंगे, 21 इकाई, भुजा बराबर 21 इकाई। यह हमारा इसका क्षेत्रफल हो, सेंटीमीटर में दिया, सॉरी, तो इसको हम 21 सेंटीमीटर में ही लिखेंगे। किस में लिखेंगे? सेंटीमीटर, ऐसा, ठीक है। यह सेंटीमीटर में दिया गया है तो इसको सेंटीमीटर में उत्तर में लिखना है। ये दिए गए थे 25वां प्रश्न। इसके बाद देखें, इसके 26वां प्रश्न भी दिया गया है, 27वां और ये 30 तक के प्रश्न हमें हल करना है। तो देखें यहाँ से देखिएगा, प्रश्न क्रमांक 26 दिया है कि यदि
किसी संख्या के अंत में 2 शून्य हों तो उसके वर्ग में कितने शून्य होंगे। अब हम यदि कोई संख्या लेते हैं तो यहाँ देखिए, यदि किसी संख्या का मान लीजिए 100 का वर्ग करते हैं तो ये 100 के वर्ग में 4 शून्य हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 4 शून्य। तो हमें इसमें सिर्फ और सिर्फ लिखना बस है कि किसी संख्या के अंत में 2 शून्य हैं तो उसके वर्ग में कितने शून्य होंगे। यहाँ लिख देना है 4 शून्य होंगे। कितने शून्य होंगे? 4 शून्य। और पूरा यहाँ से पूरा उतार देना है तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये इसका उत्तर हो जाएगा कि उसके जो 2 शून्य हों तो कितने शून्य होंगे, उसके वर्ग में 4 शून्य होंगे। और यहाँ पे देखें 27वां प्रश्न दिया गया है कि 8000 का घनमूल ज्ञात कीजिए। 8000 का घनमूल, इस प्रकार से गुणनखंड विधि से हमें इसको हल कर देना है। तो देखिए किस प्रकार से हल करते हैं। इसके लिए यहाँ देखें, इसमें यहाँ इसको 8000 यहाँ हल लिखते हुए कि ये हल है हमारा, और हल में 8000 ऐसा लिख करके यहाँ पर घनमूल का निशान ऐसा बना देना है, घनमूल, और इस प्रकार से। और यहाँ पर कितने गुणनखंड इसके आते हैं, ये हमें 8000 के गुणनखंड इस प्रकार से तोड़ लेना अलग से। ये 8000 लिखा और यहाँ से 2 2 के भाग देते हुए ये 8000 को 2 चौके 8 ऐसे करते चलिएगा भाग। 2 दूनी 4 आ जाएंगे, फिर 2 एकम 2 आ जाएगा यहाँ पर, और 2 पंचे 10। ये हम भागते देते जाएंगे। 2 पंचे 10, फिर 2 से फिर देंगे, 2 दूनी 4 आ जाएगा, 2 पंचे 10 आ जाएगा, फिर 2 का भाग लगा दें, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब इसमें सीधा सीधा 5 का भाग चला जाएगा। 5 दूनी 10, 5 पंचे 25, और 5 पंचे 25, और 5 एकम 5। इस प्रकार से इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। और अभाज्य गुणनखंडों में ये 3 2 2 के समूह बन जाएंगे, एक 5 का समूह बन जाएगा। तो यहाँ पर है 2 गुणे 2 गुणे 2, और दूसरा भी समूह बन जाएगा 2 का, इस प्रकार से, और एक 5 5 का समूह बन जाएगा। तो इस प्रकार से ये 3 समूह बन जाते हैं, 2 2 के समूह बन जाते हैं, और एक 5 का समूह बन जाता है। और इसमें यहाँ पर भी संख्या को 3 लिखना है। और इसके बाद एक पहले समूह में से, दूसरे समूह में से 2 निकालते हैं, और तीसरे समूह में से 5, और हमारा उत्तर हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 पंचे 20। तो इस प्रकार से ये हमारा उत्तर 8000 का घनमूल निकल के आएगा कितना? 20। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमें गुणनखंड विधि से ही इसकी गुणनखंड या अभाज्य गुणनखंड निकाल लेना है। चलिए अगला प्रश्न क्रमांक 28 में देखिएगा। 28वें प्रश्न में इसमें दिया गया है, यहाँ पे देखें तो 28वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि हार्डी रामानुजन संख्याओं को किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो जो हार्डी रामानुजन संख्याएं हैं उसको किस रूप में, इसको हमें पूरे प्रश्न को यहाँ से लेकर के यही उतार देना है, और किसकी जगह पे हार्डी रामानुजन संख्या यहाँ इसके रूप में यहाँ पे लिख दें 1729 के रूप में। बाकी पूरा उतार देना है कि हार्डी रामानुजन संख्या को 1729 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। बस इतना हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्रमांक 29 देखें। यहाँ पर 29वां प्रश्न में दिया गया है कि ये जो व्यंजक दिए गए हैं, इस पहले व्यंजक में से इस दूसरे व्यंजक को घटाना है। यानी इस ये दिया गया कि 12a ऋण 9ab धन 5b ऋण 3 में से 4a ऋण 7ab धन 3b धन 12 को घटाइए। तो किस प्रकार से घटाना, ऐसा हम लिख लेंगे इसको। देखिए यहाँ देखें, हल लिखें, और इसके बाद पहली संख्या उतारें कि 12a ऋण 9ab और धन 5b ऋण 3, और इसके नीचे ये पूरी संख्या यहाँ पर 4a ऋण 7ab धन 3b और धन 12, और इसको क्या करना है, घटाना है। इस संख्या को जब हम घटाते हैं, घटाने का चिन्ह लगाते हैं, तो ये संख्या के चिन्ह बदल जाते हैं। ऋण के 4a हो जाएंगे, ये धन के 7a भी होंगे, और ये जो धन की संख्या ये ऋण की हो जाएगी, और ये ऋण के 12 हो जाएंगे। इस प्रकार से आपको चिन्ह को बदल देना है कि ये चिन्ह जो पहले लगे हुए थे वह नहीं रह गए घटाने पर। इस संख्या के घटाने पर सभी चिन्ह बदल जाएंगे। जहाँ पे ऋण लगा वहाँ पे धन लगा दीजिए, और जहाँ पर
धन लगा हुआ है, यहाँ पर ऋण बना देना है। तो ये हमारी संख्या क्या होगी, इसमें से घट जाएगी। अब यहाँ पर 12A में से 4A घटा देंगे तो हमें मिल जाएंगे यहाँ पर 8A। अब देखना यहाँ पर ऋण के 9A भी हैं और धन के 7A भी हैं। अब ऋण के नहीं रह गए, ये धन के हैं। तो 9 में से 7 को घटाएंगे तो ऋण की संख्या प्राप्त होगी। बड़ी संख्या हमारी यहाँ पर ऋण की दी गई है, तो यहाँ पर आ जाएंगे ऋण के 2AB, क्योंकि 9 में से 7 जाएंगे 2। इसी प्रकार से 5 में से 3 को क्या करेंगे, घटाएंगे। 5 धन के हैं, 3 ऋण के हैं, तो यहाँ पर भी ऋण की संख्या ना होते हुए धन की संख्या आएगी। धन यहाँ पर बच जाएगा 2B, और ऋण के 3 और ऋण के 12, तो ऋण के कितने हो जाएंगे, ये 15। इस प्रकार से घटा करके लिख देना है और यही हमारा क्या होगा, उत्तर हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा इस 29वें प्रश्न का हल। बस इतना करना है, घटाने के रूप में ध्यान रखना है कि हमें चिन्हों को बदलना है और फिर इसके बाद में हल करना है, यानी उसको जोड़ना है या घटाना है। आगे देखें, अगला प्रश्न क्रमांक 30वां दिया गया है। 30वें प्रश्न में यहाँ पर देखिए दिया है कि संख्या, यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या दी गई है। तो यहाँ पर यदि हम संख्या को पढ़ें तो इस प्रकार से पढ़ पाएंगे, 1,52,40,000 कितना दिया गया है, 1,52,40,000 को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर देखें, इसका मानक रूप में हम संख्या को किस प्रकार से व्यक्त करते हैं, यहाँ इसको हम हल करेंगे। देखिए, यहाँ हल लिखते हुए यहाँ पर हम लिखेंगे हल, और ये जो हमें संख्या दी गई है इस संख्या को उतारिए। यहाँ पर दिया गया है 1,52,40,000, ये 40 और ये 40,000 ये लिखे हुए हैं, ठीक है। तो अब इसको आगे हल लिखते हुए बराबर में इसको हम लिखेंगे 15,224, और ये देखें तो ये 10 पर 4 की घात आ जाएगी, यानी इस प्रकार से हम यहाँ पे 10,000 ऐसे गुणा के रूप में लिखेंगे। फिर इसके बाद में ये जो संख्या 15,000 है, ये 1,524 लिखे हुए हैं, इसको फिर हम लिख देंगे, ये 10 पर कितनी घात आ जाएगी, 4 की घात, ठीक है। अब हम जब इसका मानक रूप में इस संख्या को लिखते हैं तो हमारा एक अंक बाद हमें दशमलव लगाना पड़ता। तो एक अंक के बाद 1, 2, 3 संख्याएं हैं, यदि हम दशमलव लगाते हैं यहाँ पर तो हमें इस संख्या में 1,524 में 1,000 से भाग देना होगा। क्या देना होगा, 1,000 से भाग देंगे, तभी हमारे ये 1.524 आ पाएंगे। तो 1,000 से क्या करेंगे, इसमें 1,000 से गुणा भी करेंगे, 1,000 से भाग देंगे। जब भाग देंगे तो 1,000 से इसमें 1,524 में भाग दे देंगे तो 1.524 ये हमारी संख्या हो जाएगी। और यहाँ आ जाएगा 10 पर 4 की घात है, और ये 1,000 लिखे हुए हैं तो इसका मतलब है 10 पर 3 की घात। तो ये हमारी संख्या कितनी हो जाएगी, मानक रूप में 1.524 और गुणित 10 पर 4 की घात, 10 पर 3 की घात, दोनों घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, तो ये 4 और 3 7 की घात हो जाएगी। ये हमारा उत्तर होगा। ये संख्या हमारी मानक रूप में इस प्रकार से लिखी जाएगी। किसी भी संख्या पर हमें मानक रूप लिखना होते हैं तो उसके जो शून्य रहते हैं इन पर विशेष ध्यान रखना है कि जितनी संख्या में शून्य होते हैं उतनी 10 पर घात मानी जाती है, ठीक है ना। ये 10 पर कितने हो जाएंगे, यहाँ पर हम 10,000 अलग से लिख देंगे गुणा के रूप में, तो 10 पर 4 की घात, और ये 1,000 आए तो 10 पर 3 की घात, 4 और 3 7, तो 10 पर 7 की घात इस प्रकार से लिखी जाएगी, ठीक है। चलिए, ये दिए गए थे प्रश्न, अति लघुत्तरीय प्रश्न, जो कि प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के पूछे जाना है, इन्हीं में से पूछे जाएंगे। ऐसे ही प्रश्न आपको वार्षिक परीक्षा में कक्षा 8वीं की मिलेंगे, बोर्ड परीक्षा में तो आपको ये सभी 2-2 अंक के 6 प्रश्न मिलने वाले हैं। यदि आप ये 30 प्रश्न हल कर लेते हैं तो आपसे सभी 6 प्रश्न 2 अंक वाले सभी प्रश्न आपसे बन जाएंगे। आगे हम इसके जो अति लघुत्तरीय प्रश्न के बाद लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं वो 3-3 अंक के होंगे। इसकी वीडियो आपको मैं अगली वीडियो के माध्यम से आपको दे रहा हूं, तो आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और प्रत्येक वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, जिससे कि आपके पास सभी वीडियो पहुंच सकें, ठीक है। आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।